नमस्कार। बोर्ड परीक्षा यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन अब बिल्कुल आने वाले हैं और मैं आपको कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी के बारे में कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिनको अगर आप अपना लें तो आपके पूर्ण अंक निश्चित हैं। 90% से अबव मार्क्स मैं गारंटी देती हूँ कि आप लेकर ही रहेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट कि बोर्ड का भय अपने अंदर से निकाल दें। कोई हवा नहीं है बोर्ड। मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चे को हर समय तेरा बोर्ड है तेरा बोर्ड है ये कहना प्लीज़ बंद कर दीजिए। बोर्ड कोई डर नहीं है। सेकंड थिंग, शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ, मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, तन स्वस्थ तो हमारा सब कुछ। सवाल जितने प्रकार के भी होते हैं वो हमारे सफल होते चले जाते हैं। कैसे? सबसे पहली बात, पौष्टिक आहार पर ध्यान दें। आप दूध लें, दही लें, पनीर लें, सब्जी लें, दालें लें, चावल लें और कुछ दिनों के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बाहर का खाना छोड़ दें। 2-2.5 महीने के बाद आप खूब खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, खाने में बुराई नहीं है, लेकिन इस समय जो पौष्टिक आहार की ज़रूरत है वो हमें मन और तन से स्वस्थ रखती है। चलिए अब हम आते हैं हमारे हिंदी कोर्स भी 085 जो हमारा कोड है उसकी उनकी पुस्तकें हैं दो। एक है आपकी स्पर्श भाग 2, एक है आपकी संचयन भाग 2। इस बार कुछ स्कूलों में क्या ज़्यादातर मैं देख रही हूँ अधिकतर प्री बोर्ड्स हो चुके हैं और आपकी प्री बोर्ड्स में जो 2021 के लिए हमें नया पैटर्न दिया गया है लगभग सभी ने कर लिया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि हमारे जो इस बार का पैटर्न है वो केवल 2 भागों में आएगा, आ और ब में। आ में आपके 9 प्रश्न होंगे और ब भाग में आपके 8 प्रश्न होंगे। इन दोनों प्रश्नों को मिलाकर 17 प्रश्न आपको आएंगे और इन 17 प्रश्नों के आपके जो 9 क्वेश्चंस हैं वो वस्तुनिष्ठ होंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं, और बाकी जो 8 होंगे वो वर्णनात्मक या हम कहेंगे डिटेल में बताए गए कुछ क्वेश्चंस होंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है इस बार कि इस बार जो भी प्रश्न आएंगे उनके उप प्रश्न होंगे। उप प्रश्न माने कि जो प्रश्न दिए गए हैं उनके 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और उसमें से आपको कुछ एक चुनकर देना है, तो आपके लिए बहुत आसान हो गया है। तो अब हम बात करते हैं स्पर्श की। स्पर्श में देखिए 2 भाग होते हैं, एक होता है गद्य और एक होता है पद्य। तो पहले मैं गद्य भाग लेकर चलूंगी। गद्य भाग में आपको इस बार कुछ नया पैटर्न जो चेंज हुआ है उसमें गद्य पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए बड़े भाई साहब को मैं लेती हूँ, तो बड़े भाई साहब में कोई एक पैराग्राफ ले लिया जाएगा। आप सब लोग सब चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो गद्य भाग में मान लीजिए समय को लेकर जो बड़े भाई साहब ने बोला है या छोटा भाई बोलता है कि मैं बना लेता था, मन में सोचता था कि कैसे समय को सीमित करूं और किस विषय को कब पढूं, तो वो पैराग्राफ आएगा। उस पर आधारित 4 या 5 प्रश्न आएंगे और फिर उसमें ऑप्शंस दिए गए होंगे, आपको उनको चुनना है। तो कितना आसान है, आपके पास पैराग्राफ है अपठित गद्यांश की तरफ और आप उसे पूरा कर लेंगे। तो बड़े भाई साहब के टिप्स में अगर दूं आपको तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्सप्लेन करने वाला प्रश्न है वो यही है कि क्या आज की शिक्षा पद्धति बच्चों को रट्टू तोता बनाने की घिनौनी साजिश है, या फिर आप इस बात से सहमत है कि जिस तरह के प्रश्न उत्तर या जिस तरह की हमें पढ़ाई दी जा रही है वो सही है या नहीं। और ये प्रश्न इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2023 या 24 तक 2023 या 24 तक आपको नई शिक्षा पद्धति मिल जाएगी जिसमें कि ये सारी चीज़ें जो प्रेमचंद जी ने बड़े भाई साहब में कही हैं कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए वो अब आपके पास आने वाली है। तो अब आप दोनों का मिलान करेंगे और अपने विचार रखेंगे, ये प्रश्न आपको अवश्य आने वाला है, ये मैं आपको गारंटेड बोल रही हूँ। इसके बाद जो उसके छोटे छोटे प्रश्न हैं, वो कितनी उम्र बड़े थे बड़े भाई साहब, कैसे कैसे वो फेल हुए, ये सब चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ ली। और मेरा ये कहना है कि मैं बाकी पाठों में आ रही हूँ, 5 पाठ आपके केवल हैं गद्य में, उनको आपने क्या करना है, अपनी चैप्टर के ऊपर एक फ्लो चार्ट बना लीजिए। फ्लो चार्ट क्या होता है, राउंड किया, ऐसी लाइन बनाई और फिर उसमें आपने लिख दिया बड़े भाई साहब कितने बड़े, इतने बड़े, कौन सी कक्षा, ये, क्या क्या बातें मुख्य कही, ये सारी आपने बातें कर ली। दूसरा आपका आता है ततारा वामीरो कथा। ततारा वामीरो कथा में 2 बातों को मेन लिया गया है।
पहला उसकी भौगोलिक परिस्थिति है कि वो कहाँ पर थी और किस जगह पर हमारी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कैसे विभाजित हुआ। दूसरी बात, जो मुख्य प्रश्न है इसका, रूढ़ियाँ और बंधन जब हमारे समाज में आगे बढ़ने के लिए बंधन बन जाती है तो उनका टूट जाना ही बेहतर है। ऐसा ही ततारा मामिरो कथा में इसका यही एक मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ मनोरंजन के साधन है, इस तरह के आप छोटे छोटे प्रश्नों को फिर से फ्लो चार्ट बनाइए। इसका पहला पैराग्राफ में क्या है, दूसरे पेज पर क्या है, तीसरे पेज पर क्या है, आपका ये आसानी से होता चला जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास आता है अब कहाँ दूसरे के दुख में होने वाले लोग। 3 कहानियां उसमें फ्लो चार्ट में याद कर लीजिएगा आपको। और इसमें भी 2 मुख्य मुद्दों पर बात कही गई है कि कैसे आज हम उस तरह से दुखी नहीं होते हैं जैसे हम पहले हुआ करते थे। दूसरी बात, पर्यावरण पर। तो एक प्रश्न तो आपका पक्का है इसमें कि आज मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण इतना ज़्यादा स्वार्थी हो गया है कि वो सभी चीज़ों को परे कर रहा है, समुद्र को धकेल रहा है, पेड़ काट रहा है, मकान बना रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, स्थिति कितनी भयानक हो गई है। आज भी देख लीजिए, हम सब घर पर हैं और कोविड का भी हमारे ऊपर इतना असर हुआ है कि अगर थोड़ा सा मैं ध्यान दूं आपको कि हम अगर इन चीज़ों को रोक दें तो आप देखिए हवा में शुद्धिकरण आ गया था जब हम सब लोग घर पर थे। तो ये चीज़ आपको, ये प्रश्न बहुत अच्छे से याद करना है। फिर हम आते हैं पतझड़ में टूटी पत्तियां। उसमें 2 आपके चैप्टर हैं, एक है गिन्नी का सोना और एक है आपका झेन की देन। गिन्नी के सोने को सिर्फ आपने एक चीज़ याद करनी है, वो क्या करनी है, व्यवहार कुशलता कैसे हमें अपने भीतर लानी है, हमें कैसे प्रैक्टिकल आइडियलिस्टिक बनना है। गांधी जी को हम कहते ज़रूर हैं कि वो सत्यवादी थे, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से सोचेंगे तो उन्होंने भी कई काम ऐसे किए कि प्रैक्टिकली वो बहुत सटीक बैठे। तो इसलिए गांधी जी क्या प्रैक्टिकली आइडियलिस्टिक थे, इस बात को बताया गया। और जिस तरह से आटे में नमक मिलाना ज़रूरी होता है उसी, और जो गिनी का सोना पाठ का लास्ट पैराग्राफ है उसे अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे, और मैं ये मानती हूँ कि अगर आप उसे अपने अंदर घोट लेंगे, याद कर लेंगे, तो उसमें से आया हुआ कोई भी प्रश्न आप उसको उत्तर कर सकते हैं। दूसरा आता है झेन की देन। जापान की हमारी टी सेरेमनी है। महात्मा बुद्ध ने हमें मानसिक रूप से, देखिए जापान में ये माना जाता है कि वो 24 घंटे में 22 घंटे काम करते हैं और उनके माइंड हमारा वैसे ही स्पीडी होता है और वो स्पीड का इंजन लगा लेते हैं। तो जब 22 घंटे काम करते हैं तो उनके यहाँ मानसिक रुग्णता बढ़ती गई। तो उन लोगों ने क्या निकाला, उन्होंने टी सेरेमनी। टी सेरेमनी आप सबको मालूम है, उसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या याद करना है इस पाठ में से कि टी सेरेमनी अर्थात हमें मेडिटेशन में, ध्यान की मुद्रा में किस प्रकार से जाना चाहिए कि हम इससे बाहर आ सके। तो आपको केवल इसका भी जो लास्ट पैराग्राफ है, छोटे छोटे प्रश्न पहले 3 पैराग्राफ में से आ जाएंगे, जो लास्ट पैराग्राफ है टी सेरेमनी, और उसकी जो अंतिम पंक्ति है उसमें आपको पूरा मिल रहा है कि शुरू में तो ऐसी विधियां करने में हमें बोरिंग लगता है, ऐसा लगता है क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो टी सेरेमनी बढ़ती चली जाती है मन की शांति बढ़ती चली जाती है। अब गद्य पाठ का एक और पाठ है जो कि, तो कारतूस जो है वो हमारा एकांकी है। एक बात याद रखिएगा, कारतूस पढ़ते हुए हमेशा याद रखना है, एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत पहले एक बार आ चुका है कि एकांकी और नाटक में क्या फ़र्क होता है। तो वो अगर आपके पास आ जाता है तो उसका उत्तर मैं आपको बता रही हूँ कि नाटक जो होता है वो 15 से 3 घंटे तक का हो सकता है हमारे पास। उसमें पर्दा गिरता है बीच में, पात्रों की कोई सीमा नहीं होती, कितने भी पात्र हो सकते हैं। लेकिन कारतूस एकांकी है, एक अंक में समाप्त हो जाने वाला। तो इसको क्या है, इसमें 1 से लेकर 7-8 तक पात्र हो जाते हैं और उन पात्रों को एक ही स्थान पर आना पड़ता है और वहीं से वो अपना अभिनय करते हैं। जैसे इसमें था वजीर अली, एक जंगल का टेंट लगा हुआ है, वहाँ पर किस प्रकार से वजीर अली आता है और कैसे कैसे वो कारतूस लेकर चला जाता है, यही चीज़ आपको इसमें बतानी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चरित्र चित्रण। वजीर अली का चरित्र चित्रण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद करिए और किस प्रकार से उसको रॉबिन हुड का
दैट इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उसको रॉबिन हुड की, देखिए रॉबिन हुड अगर आपको नहीं किसी तरह से पता, तो रॉबिन हुड बाहर का एक ऐसा जिसे हम कहते हैं लूटने वाला व्यक्ति था, जो अमीरों से पैसा लेकर गरीबों में दे दिया करता था। रॉबिन हुड ऐसा था। तो वजीर अली जो इसको भी, जो कारतूस पार्ट में हमारा जो मुख्य चरित्र है, वो भी यही करता था। वो अंग्रेज़ों के खेमे में जाकर वहाँ से कारतूस और सारी चीज़ें लाकर अपने ही देश को बचाने की कोशिश करता था। तो इसमें ये 2-3 चीज़ें, और पाठों के सबके फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं पद्य पाठ पर। पद्य पाठ में सबसे पहले कबीर की साखी हैं। देखिए जितनी साखियाँ हैं उन्हें आप पढ़िए और कबीर की भाषा शैली का प्रश्न अवश्य याद करिएगा। उसके बाद कबीर रहस्यवादी कवि थे, और इसके बाद आपको देखना है कि उन जितने भी प्रश्न आपको आएंगे, जितनी भी साखियां हैं, वो उन साखियों के आधार पर है। अगर आपने बहुत अच्छे से कबीर की साखियों के अर्थ समझ लिए हैं, तो आपके लिए कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसके आप उत्तर नहीं दे सकते हैं। दूसरा हमारा आता है मीरा के पद। अब मीरा के पद में, मीरा के पहले पद में जो आया है, उसने उनसे प्रार्थना की है कृष्ण जी से, कि जिस प्रकार से आपने उन तीनों की, वो अंतर कथाएं आपको मालूम है, मैं उसे दोहराऊंगी नहीं इसमें, उनको उनका एग्जाम्पल लेकर, उदाहरण शैली के द्वारा किस प्रकार उन्होंने ये कहा है कि मेरी भी पीड़ा को हर लो, मेरे भी दुख को हर लो। और उनके दूसरे पद में क्या है, पहले 4-6 पंक्तियों में कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है, और उसके बाद वो उसी महल में रहना चाहती हैं, और उस महल में रहकर वो उनकी प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण सेवा करना चाहती हैं। ये मीरा की डेडिकेशन थी कृष्ण के प्रति। तो उस पर आपको प्रश्न आ सकता है कि वो क्या प्रार्थना कर रही हैं उनसे। पहले वाले में से क्या प्रश्न आएगा कि उन्होंने अपना दुख दूर करने के लिए क्या किया कि मुझे भी अपना बनाकर बताओ, मैं कैसे दुख से दूर हो सकती हूँ। सेकंड में उन्होंने उनसे प्रेयर की है कि तुमने मुझसे वादा किया था, तो तुम्हें मुझसे मिलना ही पड़ेगा। इसमें आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मीरा की भाषा शैली है। देखिए ब्रज और राजस्थानी मिश्रित भाषा है, इसलिए आपको उनको याद करना है। रस अलंकारों का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। इस प्रश्न को आप आराम से उठाइए और याद कीजिए। मनुष्यता, मैथिली शरण गुप्त की मनुष्यता पाठ का सबसे इंपॉर्टेंट है प्रतिपाद्य, संदेश। क्या संदेश है मनुष्यता पाठ का? यही संदेश है कि मनुष्य को मानवता के लिए ही जीना है। उसमें भी देखिए अंतर कथाओं पर आधारित है, दधीची का है, कर्ण का है, सबके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फिर आप देखेंगे कि आज के समय में कैसे ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। आप पढ़िए और इसका नेक्स्ट आपकी पोइट्री आती है पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु। ऋतु का वर्णन पर्वत में एकदम चित्रात्मक शैली द्वारा अगर आप समझेंगे, पहाड़ हैं, झरने बह रहे हैं, अपने अपने जो रूप को वो कैसे नीचे देख रहा है, इसमें उपमा, उत्प्रेक्षा, इन मानवीकरण, ये सारे अलंकारों का प्रयोग किया। आप अगर इसका प्रतिपाद्य लिखेंगे तो आपके लिए ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। संदेश लिखेंगे अगर पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु का, या प्रकृति का वर्णन कैसे किया गया है, तो इसमें आप रस, अलंकार, भाषा, शैली, इसका प्रयोग करते हुए इसका संदेश आपने लिखना है। यही इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। तोप कविता क्या है? सबसे बड़ी बात 2 अवसरों पर चमकाई जाती है, 15 अगस्त और 26 जनवरी को, क्योंकि वो अंग्रेज़ों को जब हम हरा नहीं पा रहे थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो लास्ट की 2 लाइनें हैं इस कविता की, उसमें उन्होंने हमें ये बताया है कि अन्याय और अत्याचार कितना भी भयानक हो, एक ना एक दिन उसे समाप्त होना ही पड़ता है। ये अंतिम 2 लाइनें मेरी अगर आप रट लेंगे तो आपको इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। और फिर उसके बाद हमारी कविता आती है कर चले हम फिदा। एक तो पुरानी हकीकत फिल्म देखिए, नई वाली नहीं, बिल्कुल पुरानी ब्लैक एंड वाइट वाली। उसमें आपको सैनिक की पूरी आत्मकथा दिखाई देगी कि किस प्रकार से वो सर पर कफन डालकर कैसे अपनी आदेश दे रहे हैं या विनती कर रहे हैं और लोगों से कि हमने तो अपनी जान दे दी, तुम किस प्रकार से दोगे। इसका भी प्रतिपाद्य आपको आ सकता है
कि वो क्या हमारे लिए सोचता है और क्या करता है, कि उस सैनिक की पूरी आत्मकथा है। अब मैं बता दूं, पद्यांश में भी आपका यही होगा। कविता की पंक्तियां दी जाएंगी, उन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर के उप प्रश्न उत्तर होंगे, उनको आपने चुनकर राइट और रॉन्ग करना है कि कौन सा सही है। बहुत आसान है, इसलिए बहुत अच्छे से कर सकते हैं आप। अब हम आ जाते हैं अपनी पूरक पुस्तिका संचयन पर। संचयन में क्या है? सबसे पहला हरिहर काका, 2 लाइनें हैं, सुन लीजिए और याद कर लीजिएगा। उसका एक ही संदेश है, जैसा पैसा गांठ में तैसा मीत ना कोई। अपने जीते जी अपना पैसा किसी को भी नहीं देना चाहिए। इसका फ्लो चार्ट बनाइए। पहले किसने उनको तंग किया, कैसे भाइयों ने उनको परेशान करना शुरू कर दिया, महंत ने कैसे परेशान किया, फिर उसके बाद स्कूल वालों ने कैसे उनको लालच दिया। ये एक बड़ा प्रश्न आपको इसमें से आ सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, आप याद रखिएगा। इसका प्रश्न एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि यदि उस समय मीडिया होता इस प्रकार से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक और आज समाचार पत्र हैं हमारे पास, तो क्या हरिहर काका को इतना दुख सहना पड़ता? तो आप बताइएगा कि बिल्कुल भी नहीं। जो आज मीडिया कर रही है, मीडिया का रोल इसमें कितना ज़्यादा हो सकता था, वो हमें इसमें बताना है। फिर इसके लघु प्रश्न ज़रूर रखिएगा कि उसमें गांव की 3 मुख्य चीज़ें कौन सी थी, और जो ठाकुरबाड़ी थी उसका क्या महत्व था। इस तरह के प्रश्न आपको याद करें। लेकिन मुख्य प्रश्न जो यही था कि क्या आप सोचते हैं कि जीते जी अपना समस्त धन और संपत्ति जो है वो अपने बच्चों को या अपने भाइयों को या अपने आसपास वालों को बांट लेनी चाहिए? तो इसका प्रश्न आप अपने मन के साथ बनाइए कि किस प्रकार से हमें ये करना चाहिए। दूसरा, आपकी एक कहानी आती है सपनों की सिद्धि। स्कूल लाइफ है पूरी आपकी, उसमें पूरी आपकी स्कूल लाइफ में आपको समझाया जा रहा है कि कैसे है। लेकिन एक चीज, पीटी मास्टर का चरित्र चित्रण। क्या आप सोचते हैं कि पीटी मास्टर जैसा स्ट्रिक्ट टीचर होना बहुत जरूरी है? तभी बच्चे उन्नति कर सकते हैं। तो इसके 2 उत्तर हैं, दोनों ही माने जा रहे हैं, वो आपको करा दिए गए होंगे, हाँ और नहीं भी। कहीं कहीं जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ सख्ती बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो हम आराम से भी बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसमें छात्रों को सही रास्ता दिखाने के लिए पीटी मास्टर जैसा होना कभी कभी ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, एक तो इसकी जो पंक्तियाँ है वो याद कर लीजिएगा, जो तंगे बांध के आगे बढ़ने वाला उनका पूरा है वो याद करिएगा। और एक क्वेश्चन ये याद करिएगा कि क्या जो है वो आज के समय में भी ये आवश्यकता है इस तरह की। और जब पीटी मास्टर किसी को शाबाशी देते थे तो बड़े बड़े तमगों जैसी लगती थी उस बच्चे को। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप याद करिएगा। फिर एक लास्ट हमारी स्टोरी आती है टोपी शुक्ला। इसमें एक तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बताया गया, स्त्री का, जो कि आप देखिएगा कि जो इफ़न की दादी थी वो किस प्रकार से एक मौलवी जी की जब पत्नी बनी तो गीत गाना, बारातों में जाना, वो सब उसका बंद हो गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है हमारा टोपी शुक्ला में से। और एक ये भी है कि उसने कसम खा ली थी, और कौन से ईयर में खाई थी, इसका फ्लो चार्ट आप बनाइएगा कि एक बार उसने पूरी कसम खा ली कि अब वो कभी भी किसी से दोस्ती नहीं करेगा। तो इसमें आप बताइएगा कि किस प्रकार से कुछ हमारे यहाँ ये जो सांप्रदायिकता फैलाई जाती है कि गलती से जब वो बोल देता है कि अम्मी, तो किस तरह से दादी और घर के सभी लोग, क्योंकि वो हिंदू थे, उन्हें बहुत बुरा लगता है और कितना गंदे तरीके से वो उसको डांटते हैं। तो ये सब जो, और ये तीनों कहानियों का फ्लो चार्ट बनाइए, छोटी छोटी चीज़ों को आप कैसे ले सकते हैं वो आपको बताना है। और मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें से इसके बाद आपका, अगर हम भाषा का पार्ट ले लेते हैं, तो भाषा में आपकी 5 चीज़ें देखिए मुख्य रूप से आएंगी। पत्र लेखन, अनुच्छेद, कहानी लेखन या कथा लेखन, उसके बाद सूचना और विज्ञापन। ये आप बहुत अच्छे से करिएगा। इसका सबसे बड़े कायदे देखिएगा। अनुच्छेद में परिवर्तन बिल्कुल नहीं करना है। जहां आपने परिवर्तन किया वो पहले पैराग्राफ में ही आपको नंबर दे दिए जाएंगे, बाकी उसमें बाद वाले में नंबर नहीं दिए जाएंगे। फिर हमारा जो बहुत कम रह गया है, बहुत ही आसान रह गया है, मुहावरे। मेरी आपसे निवेदन है कि जितने भी आपके पाठ हैं गद्य और पद्य में, उसमें से सारे मुहावरे निकाल लीजिए। मुहावरे उसी में से आएंगे आपको सारे, ज़्यादातर पूरी 99% हमें उम्मीद है कि वो उसी में से आते हैं। पदबंध
5 प्रकार के आप सब पढ़ चुके हैं, उन्हें कोशिश करिए, बहुत अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करने के कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति ओज सुजान। वाक्य आपके पास सिर्फ रचना के आधार पर वाक्य आ रहे हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, उनको बदलना सीखिए, उनका परिवर्तन करना सीखिए, उनको पहचानना सीखिए, और गलत वाक्य को अगर वो सही तरीके से नहीं रखा गया है तो उसे सही करिए। वो करना है समास। फ्लो चार्ट बना लीजिए, जितने समास हैं एक फ्लावर बनाइए, पूरा उसमें समास लिखिए और उसकी रोज प्रैक्टिस करिए। 10-10 समास रोज आप उसकी करिए और आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको इजीली आ जाएगा। लास्ट में मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहती हूँ, आज की डेट से, आज है 20 तारीख, और आज से अपने फरवरी में जब आपका पेपर होगा तब तक अगर आप मेरी एक बात को गांठ बांध लेंगे, घड़ी देखकर 25 मिनट्स अगर आप हिंदी को रोज देंगे, तो मेरी गारंटी है कि 99.9% फुल मार्क्स आपके आ जाएंगे। ये मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ, और जो मैंने बताया है उस तरीके से आप करिएगा। 95 से 100 मार्क्स के बीच में आएंगे अगर आज से ही आप अपने आप को 25 मिनट दे देंगे हिंदी को। तो ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेरी मच। गुड लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।